नमस्कार दोस्तों। तो एक डिस्कशन हमेशा बार बार आती है कि ईरान के ऊपर यूएस अभी अटैक कर देगा, ईरान के ऊपर यूएस अब अटैक करने ही वाला है, उसका मिलिट्री आर्माडा पहुंच गया है। और हमेशा ये धमकीबाजी इधर से चल रही है उधर से चल रही है कि मेरे भी फिंगर्स ट्रिगर पे हैं। यूएस कह रहा है कि हमारा मिलिट्री आर्माडा ईरान के पास पहुंच गया है। एक बात आपको दिमाग में आती होगी कि यार ईरान की अपनी कोई एयर पावर नहीं, ईरान के पास अपना कोई बहुत बड़ा मिलिट्री आर्सनल नहीं, ना इतनी बड़ी इकॉनमी, हर जगह पे ईरान की हालात बहुत ख़राब है, इंटरनल इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके बावजूद इतनी पावरफुल कंट्री यूएस और इसराइल के लेवल के देश आखिर ईरान के ऊपर कब्जा कर क्यों नहीं लेते हैं? मतलब ईरान को सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन करके ख़त्म क्यों नहीं करते हैं मामला? इतने डिकेड से मामला चला आ रहा है, सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आखिर ईरान के ऊपर वो क्यों नहीं अटैक करके पूरा मामला ख़त्म करते, वहाँ पे अपनी सरकार क्यों नहीं बना लेते हैं? इतना ये चीज़ आसान क्यों नहीं है? अब इसी के ऊपर ये पूरा पेपर, ये पूरी डिस्कशन बेस होने वाली है। एक्चुअल में ईरान के पास ना अपना कोई मिलिट्री पावर है, ना कोई इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, ना उसके पास अपनी कोई इतनी बड़ी इकॉनमी है, ना उसके एलाइज का इतना सपोर्ट है इस टाइम पर। उसके बावजूद फिर भी ईरान इतने वीकेस्ट पॉइंट पे होने के बावजूद यूएस हिम्मत नहीं कर सकता ईरान के ऊपर अटैक करने का, या इसराइल भी हिम्मत नहीं कर सकता ईरान के ऊपर अटैक करने का। उसके कुछ बहुत सारे कारण हैं, उन सारे कारणों के ऊपर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है। हम हमारे लिए कह देना कि अरे अटैक करो, ख़त्म करो, 2-4 दिन में रौंदो और फिर निकल जाओ। आखिर रशिया को भी ऐसा ही लगा था, इसराइल को भी गाज़ाई केस में ऐसा ही लगा था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। यूएस इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, वो पहले भी इस चीज़ को भुगत चुका है वियतनाम में, इराक में और दूसरी जगहों पर, इसीलिए वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम कर सकता है। प्रीलिम्स 2026 इट इज़ राइट डाउन द कॉर्नर, और उसके लिए ज़बरदस्त रिवीजन की ज़रूरत है, जो आप अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ के साथ में यहाँ पर कर सकते हो। इसके अंदर आपको 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, 11 जीएस के, 11 सीसैट के। पूरी OMR बेस्ड प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी इसमें करवाई जाएगी। एक एक क्वेश्चन आप देखते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम बिल्कुल, जो पूरे एजुकेटर्स हैं उन्होंने खुद इस क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। OMR बेस्ड प्रैक्टिस, और हर टेस्ट के बाद एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका पूरा कॉस्ट 1999 है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा APYT10, ये मेरा कोड इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो हर तरफ से ईरान के ऊपर थ्रेट है। ट्रंप ने कह दिया कि हमारा पूरा मिलिट्री आर्माडा जो है वो ईरान के पास पहुंच गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है इट इज़ रेडी, गाइडेड मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है। ईरान के इतने सैंक्शंस लगा करके इन्होंने ईरान की इकॉनमी एकदम ख़त्म कर दी। आप इकॉनमी का आज के डेट में हाल देखें तो बहुत ही बुरे हाल इकॉनमी के हैं ईरान के। प्लस ईरान बहुत समय से पूरा इसराइल के केस में भी जो हमास ने अटैक किया था, उसके बाद ईरान के ऊपर 12 दिन का अटैक हुआ, उसमें काफ़ी खर्चा हुआ ईरान का। और कहा जाता है कि न्यूक्लियर जो उनकी फैसिलिटीज़ थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब इतना कुछ काम करने के बाद भी ईरान को मिल करके यूएस और इसराइल फिर भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करते, कोई एक लॉन्ग टर्म वॉर वहाँ पर नहीं चलता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए 12 दिन का जो वॉर हुआ था इसराइल और ईरान के बीच में, उसमें पूरी कंप्लीट सुपीरियोरिटी थी इसराइल की। मतलब इट वाज एन एब्सोल्यूट कार्नेज। कहा जाता है कि ईरान के पास अपना कोई एयर पावर है नहीं, और इसराइल का एयर पावर बहुत ज़बरदस्त था। ईरानियन टेरिटरी को उन्होंने बहुत जगह पर अटैक करके ख़त्म कर दिया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की एकदम बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने। ईरान के जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी, कई जगह पर जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस्फहान वहान में तो, बुशहर वगैरह में तो बहुत बुरे हालात हो गए थे, और उसकी बाकायदे सैटेलाइट इमेजेस वगैरह सब चीज़ इन लोगों ने निकाली थी। प्लस जो ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे ईरान के लिए, उनको मतलब मार दिया गया। और बड़े बड़े अटैक्स वहाँ पर ईरान में हुए। मतलब हमास के लीडर को ईरान के अंदर मारा गया, IRGC के 2 टॉप लेवल के चीफ्स को मार दिया गया। ये सारा काम ईरान के साथ हुआ। इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि ईरान की सबसे बड़ी पावर क्या है, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कभी मिलिट्री आर्सनल नहीं रही है, बल्कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी एलाइज रहे हैं। एलाइज मतलब जो प्रॉक्सीज उसने बनाई हुई है, जैसे हूदीस हो गए, हिजबुल्ला हो गए, हमास हो गए, ये लोग उसके सबसे बड़े ताकत रहे हैं हमेशा से, और उसी से वो पूरे रीजन में कंट्रोल करता था। अब उसके जो ये पूरे एलाइज हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हमास को तो डिसमेंटल कर ही दिया है एकदम एक तरीके से इसराइल ने। हिजबुल्ला का
को ख़त्म कर दिया है, लिटरली ख़त्म कर दिया है। हूदीज़ के पास ज़्यादा ताकत अब बची नहीं है, बिल्कुल प्रेशर डाल करके एकदम उनको भी ओवर कर दिया है इसराइल ने। वहाँ पर वो पावर पूरी जो है, कहा जा रहा है कि ईरान की चली जा चुकी है। दूसरी तरफ जो ईरान का सबसे बड़ा दोस्त रहा है, सदियों से दोस्त रहा है, वो बशर अल असद रहे हैं सीरिया में। हमेशा ईरान को सपोर्ट किया सीरिया ने, बशर अल असद के रिजीम ने, क्योंकि बशर अल असद रशिया के काफ़ी करीब थे और रशिया की वजह से वो ईरान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बशर अल असद जो हैं वो, अब आपको पता ही है कि सीरिया के अंदर रिजीम चेंज हुआ और बशर अल असद अभी एक तरीके से एग्जाइल में रशिया के अंदर हैं और सीरिया में दूसरी सरकार बन चुकी है जिसको यूएस का समर्थन है और वो ईरान को सपोर्ट नहीं करने वाली। ऑल टाइम ओल्ड फ्रेंड मतलब ईरान का जो है वो रशिया रहा है। रशिया इस समय पर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन वॉर में। रशिया को खुद नहीं समझ में आ रहा वेयर दिस वॉर इज़ गोइंग, मतलब इट इज़ गोइंग एनीवेयर। ये स्थिति हो चुकी है रशिया यूक्रेन रशिया वॉर की। आपको शायद अब अपडेट्स भी मिलना बंद हो चुके होंगे क्योंकि वो वॉर बिल्कुल एकदम इट इज़ गोइंग एनीवेयर, उसमें कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है। टॉक्स चल रहे हैं, निगोशिएशंस हो रहे हैं, लेकिन उधर फ्रंट लाइन पर युद्ध जो है वो छिड़ा ही हुआ है, वो शांत नहीं हो रहा है। तो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से रशिया इज टू ऑक्यूपाइड इनटू यूक्रेन, बहुत ऑक्यूपाइड है। तो वो अभी किसी भी इस मतलब सिचुएशन में ही नहीं है, उसकी खुद की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डेंट पड़ रहा है इसकी वजह से, तो वो सिचुएशन में ही नहीं है ईरान की हेल्प करने के लिए। अब अगर आप देखो तो सारे एलाइज यहाँ पर ईरान के ख़त्म हो जाते हैं। एक बचा कुचा एलाई जो है वो उनका चाइना है, जो भी ठीक ठाक सिचुएशन में है, लेकिन चाइना से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। चाइना वो देश नहीं है जो एलाइज के लिए किसी मिलिट्री इंटरवेंशन में कूद जाए कि भाई ये देश ईरान प्रॉब्लम में, ईरान के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो मैं सीधा यूएस से पंगा ले लूँ और वहाँ पे अपनी फोर्सेस उतार दूँ। चाइना उस टाइप की कभी भी एक्टिविटीज़ नहीं करता जब तक अनलेस और अनटिल उसका खुद का इंटरेस्ट हार्म नहीं होता, तब तक वो कभी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा। वैसे ताइवान की बात है तो वहाँ पे खूब मिलिट्री अग्रेशन करेगा। भाई दूसरी तरफ आप देखोगे वेस्ट एशिया में, यूरोप में एकदम शांत, चाइना कुछ नहीं करने वाला वहाँ पर। रशिया के केस में आप देखो एकदम शांत, कुछ नहीं करने वाला। तो विदाउट डिप्लोमेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे देगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट दे देगा, उससे ज़्यादा आप चाइना से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखो तो ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, उनकी जो मिलिट्री आर्सनल से भी उनकी बड़ी ताकत है, उनके एलाइज, वो सब इस समय पर कहीं कहीं पर व्यस्त हैं, कहीं कहीं पर फंसे हुए हैं और ज़्यादातर जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनका हालात ख़राब हो चुका है, उनके पास हथियार नहीं है, उनकी सप्लाई लाइंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब रही बात बची कुछ ही कसर जो है वो इकॉनमी उनकी पूरी कर देती है। कहा जा रहा है कि ईरान की इकॉनमी ऑल टाइम लो पर है इस समय पर, मतलब पूरी तरीके से उनकी करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है। करेंसी का ये स्थिति है कि बताया जा रहा है कि ईरान की करेंसी इस समय पर जो उसकी वैल्यू है वो 0 यूरोस के बराबर हो चुकी है। ये मतलब हालात ईरानियन करेंसी की हो चुकी है और इस समय पर रिजीम को अंदर से प्रोटेस्ट का भी सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा अपने वीकेस्ट पॉइंट पर ईरान अभी पहुंच चुका है। ये सारी बातें आपको पता ही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट पे है, वंस एंड फॉर ऑल ईरान की रिजीम को ख़त्म किया जा सकता है। रिजीम को गिरा करके, ओवरटर्न करके, वहाँ पे अपनी समर्थन की सरकार बना के इस पूरी ईरानियन प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन यूएस उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। इतनी बड़ी पावर होने के बाद, मतलब आप देखिए कि एक तरफ इजराइल है, इतनी बड़ी पावर, यूएस है, इतनी बड़ी सुपर पावर, प्लस सारे रीजनल सपोर्ट उनको मौजूद हैं। मतलब यूएस के हर देश में लगभग वेस्ट एशिया के अंदर बेसेस हैं अपने, लगभग टोटल 18 मिलिट्री बेसेस यूएस के हैं। कतर में, यूएई में, जॉर्डन में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, हर जगह पर यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। मतलब आज आप इस पूरे रीजन में देखोगे 18 मिलिट्री बेसेस हैं। वो ईरान को कभी भी डिसमेंटल कर सकते हैं, मतलब एट विल डिसमेंटल कर सकते हैं। यूएस का अर्माडा इस समय पर इसी पर्शियन गल्फ में घूम रहा है। यूएस का अर्माडा, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो पहुंच चुका है। गाइडेड मिसाइल्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सब कुछ है उनके पास। इतनी पावर होने के बावजूद दे कैन होल्ड ईरान बाय नेक। फिर भी यूएस क्यों आखिर ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण है। देखिए, पर्शियन गल्फ में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूएस ने, और क्योंकि ट्रंप हैं, अभी आपने देखा किस तरीके से ट्रंप ने ट्रेड डील में 2 यूटर्न लिए, मतलब नए नए अपडेट्स, अभी आप देखते रहो भी कितने अपडेट्स उसमें वो देगा। वो डंकापति टाइप का आदमी, तो उसका पूरी तरीके से जो स्टांस है ईरान की तरफ वो कभी भी चेंज हो सकता है। वो कभी भी निगोशिएशन से अटैक पे आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप ने किया तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, ये सबसे बड़ा मिस एडवेंचर होगा
यूएस का। वो मिस एडवेंचर जो उनको इराक में झेलना पड़ा था, वो मिस एडवेंचर जो उनको वियतनाम में झेलना पड़ा था। क्यों एक्सपर्ट्स बार बार इस चीज़ को कहते हैं? देखिए असल में हुआ क्या था, इराक वॉर को अगर आप समझो तो आपको थोड़ा सा ये बात समझ में आ जाएगी। इराक वॉर में भी यूएस को कुछ ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा इराक छोटी सी कंट्री है, थोड़ा सा देश है, क्या ही है, इतने सारे बेसिस है हमारे पास, इस पूरे रीजन में इतनी सारी पावर है हमारे पास, अब इट इज़ अ केक वॉक, हम 2-4 दिन में, 5 दिन में, मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में पूरा डिसमेंटल कर देंगे, इराक को बर्बाद कर देंगे और वहाँ पर एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बना देंगे और आराम से ट्रांजिशन पीरियड में एक गवर्नमेंट बना करके आराम से वहाँ पर उसको आज़ाद टाइप का करा देंगे और फिर वो हमेशा हमारा अलाई बना रहेगा, इस टाइप का, मतलब इस टाइप की सोच से यूएस वहाँ पर एंटर करता है। तो जब भी वॉर में कोई देश जाता है, वियतनाम में या कहीं पर भी, तो यूएस का एक, सब हर देश का एक अपना एक बजट होता है। तो यूएस ने उसमें लमसम आइडिया निकाला है कुछ 50-60 बिलियन डॉलर्स का खर्चा वहाँ पर होगा। एंड इराक टर्न्ड आउट टू बी अ नाइटमेयर फॉर द यूएस फोर्सेस। कहा जाता है कि इराक में उनके साथ जो हुआ वो आज तक वो फोर्सेस कभी भूल नहीं पाई हैं यूएस की फोर्सेस ग्राउंड पे हमेशा उनके बड़े, जापान में बड़ी स्थिति खराब, बहुत यूएस सोल्जर्स उसमें मारे गए थे, बहुत नंबर छुपा भी लिया गया था। वियतनाम में बहुत यूएस सोल्जर्स मारे गए थे, इराक में बहुत मारे गए थे। कहा जाता है कि इट वाइट टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो थी कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर जो 50-60 बिलियन का लेके चले थे, $1 ट्रिलियन इराक पर खर्चा हो गए और बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स की वहाँ कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत सारी सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ वहाँ पर इराक के अंदर हुई, लगभग 1 मिलियन कैजुअल्टीज़ इन टोटल, सब कुछ मिला करके बताई जाती है कि वहाँ पर इतनी कैजुअल्टीज़ हुई। प्लस जो वॉर वेटरन्स वहाँ से वापस भी आए ना, उनको पीटीएसडी का सामना करना पड़ा, मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस वो वॉर था कि जो सोल्जर्स, कहा जाता है बहुत सारी मूवीज़ आप देखोगे बनी है इस चीज़ के ऊपर, इराक वॉर के ऊपर, कि कैसे यूएस की हालत ख़राब हो गई थी। यूएस वेटरन्स, जो वॉर वेटरन्स वापस आए थे, फिर देवर नॉट देमसेल्व्स एनीमोर, वो अपनी फैमिली, वो अपने घर, अपने परिवार को कभी कंटिन्यू ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो एकदम ख़त्म हो चुके थे अंदर से। उनको वो वॉर के सीन्स कभी भूलते ही नहीं थे। कई वॉर वेटरन्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपने गार्डन में ट्रेंचेस खोद के और ट्रेंचेस में सोना शुरू कर दिया था, इतना डर, इतना वो खौफ पैदा हो गया था। वही वियतनाम में भी यूएस के साथ ऐसा ही हुआ था। तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइटमेयर, जिससे एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और बहुत समय भी लग गया। और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हुई कि जो इन्होंने सोचा था ना कि इराक में हम ट्रांजिशन फेज़ में गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर लोग जो है धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो चीज़ हुई नहीं, वो चीज़ नहीं हुई। और इसकी वजह से आईसिस को एक बहुत बड़ा वैक्यूम मिला, जिसको उसने कवर किया और फिर धीरे धीरे इराक, सीरिया, इन सब देशों में कब्जा भी किया आईसिस ने। इसीलिए कहा जाता है कि यूएस ने ही आईसिस को बना दिया, एक तरीके से आईसिस को सपोर्ट दे दे के यूएस ने आईसिस को बना दिया, खड़ा कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यूएस उस वहाँ से, इन दोनों देशों से ये सीख यूएस को मिली कि भाई जहाँ की पब्लिक ही आपको आइडियोलॉजिकली लाइक नहीं करती, वो कभी आपकी बनाई हुई सरकार को भी लाइक नहीं करेगी और फिर वो आपके लिए अल्टीमेट नाइटमेयर होगा। और फिर ऐसे आतंकवादी संगठनों को वहाँ पर मतलब एक रास्ता सा मिल जाता है। वही इराक में यूएस के साथ में हुआ था। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, यूएस इसीलिए किसी भी लॉन्ग वॉर में ऐसे किसी देश के साथ नहीं जाना चाहता है। वो भले ही वार्निंग एयर स्ट्राइक दे दे, वार्निंग एयर स्ट्राइक कर दे, धमका दे, डरा दे, वो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी एक लॉन्ग फॉर्मेट वॉर में ईरान के साथ नहीं जाएगा। इजराइल कितना भी कुछ कह दे, कोई कुछ भी कर दे, यूएस कभी भी नहीं जाएगा। और अगर ट्रंप ने किया, ये ट्रंप की सबसे बड़ी गलती भी साबित होगी। इसीलिए ईरान की इतनी बुरे हालात के बाद भी अपना कोई मिलिट्री पावर नहीं, अपनी कोई इकॉनमी नहीं, इकॉनमी लाइफ सपोर्ट पे है, बहुत ही अनपॉपुलर रिजीम है, लोग लाइक नहीं करते उस रिजीम को, फिर भी यूएस वहाँ पर टेक्निकली कुछ नहीं कर पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, एक तो ये कारण तो है ही, एक तो मेंटल स्टेबिलिटी वाला कारण तो है ही, एक बहुत बड़ा कारण इसका जोग्राफिकल फैक्टर भी है, जोग्राफिकल प्लस जियोपॉलिटिकल फैक्टर है। सबसे बड़ी ताकत जो ईरान की मानी जाती है उसका मिलिट्री नहीं है। जैसे रशिया के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है, रशिया के लिए सबसे बड़ी ताकत है उसके विंटर्स, वैसा ही ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोकेशन। उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत प्रॉक्सिमिटी में है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है और ये ईरान आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या है ना कि ईरान इस पॉइंट पर प्रेजेंट रहकर ही बहुत सेफ रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 जो ऑयल डिमांड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा हो रहा है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल वाटरवे है। ईरान हमेशा ये धमकी देता रहता है कि हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको चोक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लेकिन मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि ईरान इसको पूरी तरीके से चोक कर पाए। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों में
में ये है कि सऊदी अरेबिया, अगर आप देखोगे यहाँ पर नेबरिंग कंट्री सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, इराक, ये सारे देश कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक होने नहीं देंगे। लेकिन वो चोक ना भी हो तो उसको डिस्टेबलाइज तो कर ही सकता है, मतलब वहाँ पर सबमरीन माइंस का इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ पर हाई स्पीड बोट्स, जिसके लिए ईरान जाना जाता है, उन हाई स्पीड बोट्स का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है और उस पूरे रीजन को बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट उसके ऑयल सप्लाई के ऊपर, उस रीजन के ऑयल सप्लाई के ऊपर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसकी नेबरिंग देश हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, चाहे वो यूएई हो गया जिसका मतलब खर्चा बर्चा, जिसका सब कुछ बिजनेस यहीं से चल रहा है, चाहे वो यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ये सारे देश जो हैं जो इसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई करते हैं, वो कभी यूएस को ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस के बेसिस इन्हीं जगहों पर है, वो यूएस को कभी अलाउ नहीं करेंगे कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ईरान सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, बल्कि रेड सी के ऊपर भी काफ़ी, मतलब दबदबा तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन उसको डैमेज करने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, क्योंकि रेड सी में हुदीस की मौजूदगी है। और अभी हमने रिसेंटली देखा था सप्लाई लाइंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला था हुदीस ने, तो रेड सी को भी वो डैमेज कर सकते हैं। और इसीलिए इस सारे देश जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि रेड सी या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी प्रॉब्लम आए, जिससे हमारे सीधा इकॉनमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आए, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर इसका इम्पैक्ट आए। इसीलिए ये लोग यूएस को कभी इसके करने ही नहीं देते ईरान के ऊपर एक फुल फ्लेजेड अटैक। वो वार्निंग स्ट्राइक भले कर ले, वो धमका ले, जो भी कर ले, लेकिन वो कभी फुल फ्लेजेड अटैक नहीं करेगा। वो बात अलग है कि सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनके भाई जा करके बोल देते हैं यूएस में कि आप अटैक कर दो, और बाद में फिर सीधा यू टर्न ले लेते हैं ये लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान की मिसाइल आर्सनल है वो बहुत बड़ा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इनफैक्ट उसकी दो चीज़ें हैं, एक तो उसका मिसाइल आर्सनल और दूसरी उसकी ड्रोन कैपेबिलिटीज़। कहा जाता है कि उनके पास बहुत सस्ते टाइप ऑफ मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनके पास बहुत सस्ती हैं, जो ड्रोन्स हैं उनके पास बहुत सस्ते हैं, और इसीलिए वो स्वाम्स ऑफ ड्रोन, स्वाम्स ऑफ मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या था कि जो 12 दिन का वॉर हुआ था इसराइल के साथ, उनका 500 मिसाइल्स से अटैक किया था ईरान ने, और उनमें से बहुत सारी मिसाइल को बीच में ख़राब हो गई, बहुत सारी डेविएट कर गई, बहुत सारे को इंटरसेप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ मिसाइल्स ऐसी थी, कुछ जो ईरानियन डिफेंस को चीर करके गई, और इजरायली डिफेंस को चीर करके गई, और इसराइल का नुकसान भी हुआ। वही सेम चीज़ भाई, इसराइल का नुकसान हुआ तो यूएस का भी हो सकता है, और यूएस के पास खोने के लिए इस रीजन में बहुत कुछ है। इसराइल के पास शायद उतना कुछ नहीं था इस रीजन में खोने, जब तक आप इजरायली मेनलैंड पे अटैक कर रहे हो तभी दिक्कत है। यूएस के पास, यूएस मेनलैंड पे बात नहीं जा रही है, लेकिन यूएस के पास खोने के लिए 40,000 सोल्जर्स हैं यहाँ पर, इस पूरे रीजन में 40,000 सोल्जर्स हैं। ईरान कभी भी इन सोल्जर्स को अटैक कर सकता है, उनके एनर्जी प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता है, उसके साथ साथ अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर डिसाइसिव अटैक अमेरिकन बेसिस पर कर सकता है। वो बेसिस जो इतने इतने सालों से यूएस ने मेंटेन किए इस पूरे रीजन में, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर सोल्जर्स मारे जाएंगे, सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी, तो इसका सीधा इम्पैक्ट यूएस मेनलैंड के ऊपर जाएगा, और फिर ट्रंप के ऊपर काफ़ी प्रेशर इसका बनेगा, और बीच में ही उनको इस वॉर को छोड़ना पड़ेगा, तो वो उनकी हार की तरह उसको देखा जाएगा। ये बात सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस जो ईरान की मिसाइल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ 2000 से 2500 किलोमीटर्स की है, प्लस कहा जाता है कि उनके जो आर्सनल है उसमें 2500 से 3000 मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें से 500 भले ही वो इस्तेमाल कर लिया उन्होंने इसराइल के 12 दिन के वॉर में। कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, हर महीने लगभग हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स ये लोग डेवलप कर रहे हैं। फतेह मिसाइल्स और जो सेजिल सीरीज़ है उसके ऊपर स्पेशल फोकस है इस समय पर ईरान का। फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल्स की ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन रीच टू हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़। दूसरी चीज़ है सेजिल सीरीज़ जो है उनकी, इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट वार्निंग में इसको आप लॉन्च कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसका प्रिपरेशन में बड़े कम समय लगता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 500 से 1000 किलोमीटर्स है। ये मिसाइल्स वैसी हैं जो कम कॉस्ट की हैं, कम समय लगेंगे, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से ईरान इसका कर रहा है। तो यूएस के जो बेसिस हैं, हालांकि यूएस डिसमेंटल कर देगा ईरान को, एकदम ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन यूएस का इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट आएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ट्रिलियन डॉलर से बड़ा ही नुकसान इसमें हो सकता है। वो तो उस दौरान वॉर हुआ था तब ट्रिलियन डॉलर्स लग गए थे, इस समय वॉर हो जाएगा तो यूएस का बहुत नुकसान होगा, और इसीलिए यूएस इतना ईरान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वो सैंक्शंस लगा करके, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल करके, इकोनॉमिक प्रेशर डाल करके, अंदर प्रोटेस्ट करवा करके इसको भले ही तोड़ना चाहता हो, जैसा बांग्लादेश में किया गया एक तरीके से, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर करना चाहते हैं। दे विल नॉट इन्वेस्ट दैट मच एंड गेट इनटू अ वॉर विद ईरान। उससे नाम भी खराब होगा और उससे
पैसा भी खराब होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।